15 अगस्त को जब भारत आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था, उसी दिन साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना हुई। काबुल तालिबान के कब्जे में आ गया और तालिबान की वहां सरकार बन गई। जिस दिन यह बात हुई तो हमारी पुरानी एक नब्ज थी, दुखती हुई, उससे पूरी एक कहानी याद आ गई। बमियान बुद्धा 6th सेंचुरी की दो बहुत बड़ी मूर्तियां थी बुद्धा की बमियान वैली में, जो कि 130 किलोमीटर दूर काबुल से स्थित है। उनको मुल्ला उमर के आदेश के तहत तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वो आसानी से नहीं टूट रही थी। उनके लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाई गई, उनके लिए एंटी टैंक आर्टिलरी लगाई गई, उनको डायनामाइट से तोड़ा गया। कई हफ्ते लगे उनको तोड़ने में। इतनी विशालकाय मूर्तियां थी जो कि सैंड स्टोन्स में बनी हुई थी। वंडरफुल आर्किटेक्चर था। टूरिज्म के लिए अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी धरोहर थी। पूरे विश्व के सैलानी वहां जाके देखने जाते थे। वो सिल्क रूट पे स्थित थी, वो ऐतिहासिक सिल्क रूट जो कि चाइना को वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता था। उसमें दो बड़ी मूर्तियां थी। जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो 55 मीटर की थी और जो उससे छोटी मूर्ति थी वो 38 मीटर की थी। ये बमियान 8,200 फीट की एलिवेशन पर स्थित है। इतनी खूबसूरत वातावरण में तालिबान की सरकार जब 1995 में वहां बनी थी, उन्होंने 2001 में इसको निस्ताबूत कर दिया, इसको तोड़ दिया। क्या दोष था उन मूर्तियों का? केवल यही तो था कि वो बुद्ध धर्म से संबंधित थी, इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थी। बहुत दुख हुआ, पूरी दुनिया को दुख हुआ, दुनिया के सभी संवेदनशील लोगों को दुख हुआ। जाकिर नायक, जो कि हिंदुस्तान में बहुत वर्षों तक एक रिलीजियस टीचर रहे और अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से सभी लोगों के सामने रखते थे, उससे पूछा किसी आदमी ने कि तालिबान ने बुद्धा की बमियान में मूर्तियां तोड़ दी, आपका क्या रिएक्शन है? उनका जवाब था, What I can tell that surely the Taliban, if they destroyed the statue of Buddha, what they were doing is actually they were educating the Buddhists. I am a student of comparative religion. I have read the Buddhist scriptures. I have read Dhammapad. I have read the scriptures. Nowhere in any of the Buddhist scriptures did Buddha ever say make a statue of myself. Buddha never said that the Buddhists should do idol worship. It is a later innovation. So what I could say as a student of comparative religion, whether right or wrong will come afterwards, what they were doing is surely they were educating the Buddhists. उनका जवाब था कि तालिबान बुद्धिस्ट को एजुकेट कर रहा है, क्योंकि बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, उन्होंने तोड़कर अच्छा काम किया है। आज जाकिर नायक इस देश में नहीं है, वो भागकर मलेशिया चला गया। ये सारी बातें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है कि जो इस तरह से इनोसेंट लोगों को, निरीह लोगों को, बेजुबान लोगों को अपना दुश्मन समझ बैठता है। क्या है इसके पीछे? थोड़ा सा इस्लाम के बारे में हम जानकारी रखना चाहेंगे। इस्लाम के जनक प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 एडी में सऊदी अरब में हुआ था और वो कुरैश ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। वो खुद लिखना नहीं जानते थे। उनके कंपेनियंस ने, जो वो बोलते थे कि he was considered to be messenger of God, उसको अपने हाथ से उन्होंने लिखा और वो कुरान और हदीथ के रूप में दुनिया के सामने उसको उन्होंने इस्लाम को रखा। अब बात उठती है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि वो इतना हठधर्मी हो गया है, इतनी कट्टरता आ गई है, इसमें क्यों नहीं रिफॉर्म होता? क्रिश्चियनिटी में 16th सेंचुरी में रिफॉर्म हुआ, कैथोलिक चर्च में कमियां आ गई थी। उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई आदमी पाप करता है तो वो कैथोलिक चर्च में चाहे तो वहां उसको उसके सिंस, उसके पाप कैथोलिक चर्च के द्वारा बताई हुई प्रक्रिया को फॉलो करने पे माफ किए जा सकते हैं। इसके खिलाफ मार्टिन लूथर, एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ, रिफॉर्म हुआ और प्रोटेस्टेंट चर्च सामने आया और क्रिश्चियनिटी में सुधार आया। तो क्या इस तरह की चीजें इस्लाम में नहीं हो सकती? कुछ जो कंजर्वेटिव इस्लामिक फिलोसफर्स हैं, उनका कहना है कि इस्लाम को प्रॉफिट साहब ने, भगवान की जुबान है, उसको कहा ही इज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, और जो भगवान कहता है उसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं आपको यहां फ्रांस का उदाहरण देना चाहूंगा। फ्रांस में 1905 में
ही सेकुलर देश होगा, यह माना गया था। वहां एक शब्द है, फ्रेंच वर्ड लाइसाइटे, LAICITE। उसमें यह माना जाता है कि जो स्टेट होगी और उसके जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो न्यूट्रल होंगे और लोग हर एक धर्म की अपनी पूजा करने के लिए, हर धर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए वो फ्री होंगे। लेकिन एक ऐसा देश है फ्रांस जहां की इस तरह की लिबरल व्यवस्था है और लोग सभी अपने धर्म का पालन जहां आराम से कर सके, वहां उस देश में परेशानी आ रही है इस्लाम के कारण। चार्ली हेब्डो एक वीकली सैटिरिकल मैगजीन है, 7 जनवरी 2015 को उसमें एक कार्टून प्रोफेट साहब का निकल गया। 2 मुस्लिम भाइयों ने जाके वहां 12 कर्मचारियों को मार दिया, 11 को घायल कर दिया। इसके अलावा नाइट शहर में ISIL से संबंधित रखने वाले व्यक्ति ने ट्रक जो है भीड़ में घुसा दिया और तमाम बेजुर्मान लोगों की उसमें मौत हो गई, बच्चे भी उसमें मर गए। ये लाइन्स में घटना 14 जुलाई 2016 को हुई। इसके अलावा एक सैमुअल पेटी नाम का टीचर था, 16 अक्टूबर 2020 की बात है। उन्होंने एक कैरिकेचर प्रोफेट मोहम्मद का अपने क्लासरूम में बच्चों को दिखाया। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट व्यक्ति ने उनको बिहेड कर दिया, उनकी हत्या हो गई। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देखा ये तो बड़ी भयानक स्थिति हो रही है। इसके अलावा भी बहुत से केसेस हुए थे जो मैं यहां नहीं व्यक्त कर रहा हूं, उनकी बात बता रहा हूं। ये मैंने केवल एग्जांपल्स की तरह कुछ केसेस बताए थे। उन्हें का कुछ करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया एक नया कानून बनाना होगा और ये कानून जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसको रोकने के लिए होगा। ये कानून जो रिपब्लिक की, फ्रांस की आत्मा है, फ्रीडम की, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए होगा। इस कानून के जरिए पब्लिक ऑफिसर्स को धमकी देना, धर्म के लिए उसमें कंट्रोल किया जाएगा, हेट स्पीचेस पे कंट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया में उनके प्रचार पे कंट्रोल किया जाएगा, फॉरेन डोनेशंस जो आते हैं वहां मुस्लिम सोसाइटीज को, मुस्लिम एनजीओस को, उन पे कंट्रोल किया जाएगा और इसमें जो इनका वॉयलेशन करेगा उनको बहुत सख्त पेनल्टी दी जाएगी। ये कानून जुलाई 2021 में फ्रांस में पास हो चुका है पार्लियामेंट से और अगस्त 2021 में ये लागू भी हो गया है। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश भी इस तरह के कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो इस्लाम का है इसे कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये दुनिया में तबाही मचा देगा। भारत में भी स्थिति बड़ी चिंताजनक है। 1955-56 में हिंदू कोड बिल लाया गया जिसमें हिंदूज के जो पर्सनल लॉस थे, मैरिज के, डाइवोर्स के, एडॉप्शन के, सक्सेशन के, उनको कोडिफाई कर दिया गया। पहले बड़ी कुरीतियां थी, लड़कियों को अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी में हिंदू धर्म व्यवस्था में, और भी कई कुरीतियां थी, उनको रिफॉर्म किया गया, उनमें सुधार किया गया और उसमें अच्छी स्थिति बनकर सामने आ गई और उसको जैन्स ने, बुद्धिस्ट ने, सिख्स ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज तक मुस्लिम्स की पर्सनल लॉस को कोडिफाई अभी तक नहीं किया गया। आज भी 4 शादियां जो है, पॉलीगेमी अलाउड है इस्लाम में। मेंटेनेंस देने के लिए आज भी पति जवाबदेह नहीं है अपनी वाइफ को अगर डाइवोर्स करता है। शाहबानो का केस 1986 में भारत में हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुस्लिम पति को मुस्लिम पत्नी जो कि 60 वर्ष की थी शाहबानो, उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। कटबुल्लाओं ने उस समय देश की जो गवर्नमेंट थी उनको समझाया कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे और आपको वोट नहीं देंगे और आपकी सरकार हार जाएगी। सरकार डर गई और उन्होंने कानून पास कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है कि पति जो है मेंटेनेंस देगा पत्नी को, इस्लाम में अगर धर्म के लोग हैं तो। ये व्यवस्था है, ये स्थिति है। आज भी जिहाद के नाम पे पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर सकता है। कोई भी काम ये करते हैं तो जिहाद के नाम पे होता है, आपस में भी लड़ते हैं तो जिहाद के नाम पे होता है। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था तो उसको भी उन्होंने जिहाद के नाम पे हराया था और ये कहा था हम शरिया लॉ को लागू करेंगे। शरिया लॉ भी एक चीज है, एक इस्लामिक लॉ है। कोई भी कानून 2 प्रकार के होते हैं, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। शरिया लॉज जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए बड़े खतरनाक, बड़े कठोर है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। लेकिन भारत में मुस्लिम कटबुल्ला ये समझाते हैं आम जनता को कि जो सिविल लॉज हैं शरिया के वो तो हम मान लेंगे, परंतु जो आईपीसी अंग्रेज बना के गए हैं वो उनको उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। अगर भाई आपको शरिया लॉ मानना है तो क्रिमिनल एक्ट्स में भी उनको, क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी आप शरिया लॉ को मानिए। अगर आप यहाँ कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो अपने हाथ कटवाएं आप, वो तो आप नहीं करते। बड़ी एक डबल स्टैंडर्ड्स की स्थिति सामने बनकर आ जाती है। दहशतगर्दी को तो कई लोग डिक्राई कर देते हैं, हाँ सब बड़ी गलत चीज है, लेकिन जिहाद को क्यों नहीं करते? उसको शरिया का एक अंग मानकर बैठे हुए हैं। यहां मैं कुछ इस्लाम के संबंध में, इस्लामिक देशों के संबंध में कुछ ऑब्जर्वेशंस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक कंट्रीज
सेकुलरिज्म को वेस्टर्न कंसेप्ट मानते हैं। उनके यहां सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। जितने भी देश हैं करीब करीब सभी ने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन माना हुआ है और सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज उनके यहां कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है, जब ये फ्रांस जैसे देश में रहते हैं, इंडिया जैसे देश में रहते हैं, तो यहां ये वहां के सेकुलरिज्म को टेस्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी रिलीजियस फ्रीडम को सम्मान दिया जाए। तो अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज के लिए? जो इतनी समस्याएं आती हैं, हम लोग पाकिस्तान में हिंदू उसके टॉर्चर, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, वो उसमें क्यों नहीं करते? एक इस्लाम में कंसेप्ट है उम्मा, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक है, पैन इस्लाम है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे तो नजर नहीं आता। ज्यादातर लड़ाइयां मुस्लिम देशों में ही आपस में हुई है, पैन इस्लामिज्म नेशंस के बीच में तो मुझे नजर नहीं आता। हाँ, एक बार 1967 में हुआ था जबकि सभी अरब नेशंस मिल गए थे इजराइल को हराने के लिए। वो एक बार उम्मा का कंसेप्ट नजर आया था। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो विज्ञान का यूगुर्स है चाइना के अंदर। इसके लिए चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और नहीं उसकी लिए कोई आवाज उठाते हैं। गजब की बात तो ये है, तालिबान ने अभी रिसेंटली सत्ता में आने के बाद कहा कि चाइना इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तालिबान रेडिकल इस्लाम को लेकर आया हुआ है। इससे तो ये लगता है कि रेडिकल इस्लाम का यूज केवल वो सत्ता में आने के लिए करते हैं। वो यूगुर्स की आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, डबल स्टैंडर्ड्स है। एक तो धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती की बात करते हैं। हाँ, जो पैन इस्लामिज्म है, वो जो इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जरूर इस बात को मजबूती से कहते हैं। जैसे कि ISIS और अल कायदा, वो एक कैलिफेट बनाने की बात करते हैं। दुनिया में जो करीब 52 देश मुस्लिम देश हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बनाने की बात करते हैं। तो पैन इस्लामिज्म टेरर में तो इस्लाम में है, लेकिन नेशंस में नहीं है। तीसरी चीज, इस्लामिक कंट्रीज जो दुनिया में लगभग 52 है, आर्थिक आधार पे उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वो देश जो कि अमीर है, उसमें ज्यादातर गल्फ कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, जैसे कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक। और दूसरी तरफ गरीब मुल्क हैं जो कि ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में है और उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड नहीं है। यहां यह भी कहना उचित होगा, जो ये अमीर देश है गल्फ कंट्रीज, इनके वेस्टर्न नेशन से, USA से, UK से, यूरोपियन यूनियन से बड़े अच्छे संबंध हो गए, उनसे उन्होंने टाई अप कर लिया है। जबकि जो दूसरे देश हैं, उनके संबंध USA से या वेस्टर्न कंट्री से अच्छे नहीं है। यहां मैं एक बात बड़ी रुचिकर कहना चाहूंगा कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां ज्यादातर शेखों का राज है, मोनार्की है और कहीं कहीं डेमोक्रेसी है तो वो गाइडेड डेमोक्रेसी है। इट इज अ फेक डेमोक्रेसी। इन सभी देशों में जो डिसेंट के लोग हैं, जो डिसेंटर्स हैं, उनको अपना प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं। तस्लीमा नसरीन का केस सबको पता है, बांग्लादेश की। सलमान रशीदी का केस सबको पता है, जो UK और USA का इस समय सिटीजन है। उसका जन्म बॉम्बे में हुआ था। उसने पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। परंतु छोटे छोटे प्रोटेस्ट जरूर हुए हैं सऊदी अरब में, जैसे लेडीज कहती हैं कि साहब हमें ड्राइविंग करने की इजाजत कार की दे दी जाए या फुटबॉल मैच देखने की इजाजत दिया जाए। लेकिन बेसिकली कहा जाए कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यही लोग जब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में आते हैं, फ्रांस में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो वहां टेस्ट करते हैं वहां की डेमोक्रेसी कि क्यों हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं दे रही है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि मुस्लिम कंट्रीज में प्रोग्रेसिव फोर्सेस भी हैं, लिबरल फोर्सेस भी हैं, जो कि चाहती हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म आए। मेरा मत है कि ये जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं मुस्लिम कंट्रीज में, इनको मिलना चाहिए और पैन इस्लामिज्म इस दिशा में लाना चाहिए। इन सभी देशों की जो लिबरल फोर्सेस हैं, ये मिले। और मैं समझता हूं कि ये जो लिबरल फोर्सेस 52 देशों की यदि मिलेंगी, तो निश्चय एक ऐसी ताकत खड़ी होगी जिसके सामने ISIS या तालिबान या अल कायदा खड़ा नहीं हो पाएगा। केवल इच्छा शक्ति चाहिए, इनको संगठित होना पड़ेगा। जो इविल फोर्सेस है वो तो संगठित है, जो अच्छी ताकतें वो संगठित नहीं है। ये दुनिया की बहुत बड़ी परेशानी है। अगर ये जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो मुस्लिम कंट्रीज में है, ये कंबाइन करें, संगठित हो, तो निश्चय ही वो एक अच्छी चोट रेडिकल इस्लाम को दे सकती हैं। और आज जिन कारणों से इस्लाम पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है, उस बदनामी से मुक्ति पा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें,
जिससे मैं उत्साहित हो सकूं और आपको और अच्छी अच्छी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बातें भविष्य में बता सकूं। धन्यवाद।